कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है ये? एलिवेशन के भी दिया है ना आपको। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में देखो। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी कि W2 दिया हुआ है, राइट। इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर यानी कि W1 in a saucepan. At what temperature will water boil at that bar pressure? Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. तो डेल टी भी निकल जाएगा इतने गिवन डेटा से। आपको केबी दिया है और मोलारिटी निकालने के लिए सफिशिएंट डेटा है। M2 कहाँ दिया है? हाँ मतलब निकाल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे ना, 18/180। ग्लूकोज तो नाम तो दे दिया है, तो उसको ऐड करके निकाल सकते हैं ना, C6H12O6। तो आ जाएगा 180। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। और मास ऑफ सॉल्वेंट तो 1 ही दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 1 ही करना है, तो हो जाएगा मोलालिटी। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो बन जाएगा। वो बार जो दिया है ना टेम्परेचर, वो तो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको कि ये प्रेशर कहां से आ गया। ठीक है, वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है वो। ठीक है, तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद का देखिए एक और। वो बॉइलिंग पॉइंट का, ये भी बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, पर इसमें आपको निकालना मोलर मास है। ये क्वेश्चन अपन किए हैं क्या क्लास में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना, ये आपको दिया हुआ है टीबी नॉट। व्हाट इज दिस? बेंजीन आपका सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया, मतलब टीबी नॉट दिया हुआ है 353.23 केल्विन। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये दिया है आपको W2 इज 1.80 ग्राम, 90 ग्राम इज W1। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू इतना, ये टीबी है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, विच इज 354.11 केल्विन। दोनों को माइनस करोगे तो डेल टीबी आ जाएगा। डेल टीबी मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले उस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, आपने उसमें 1.8 ग्राम क्या डाल दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नाम नहीं दिया सॉल्यूट का। क्यों नहीं दिया नाम? क्योंकि आपसे मोलर मास तो पूछ रहा है, नाम दे देगा तो मोलर मास आप ऐसे ही निकाल लोगे। समझ रहे हैं क्या? तो आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 1.80 ग्राम उसमें जैसे ही डाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कितना से? अराउंड 1 डिग्री के आसपास बढ़ा है। 353 है, 354 हो गया है। इनफैक्ट 1 डिग्री से थोड़ा कम है ना। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। केबी भी आपको दिया हुआ है। केबी इज 2.53 केल्विन केजी पर मोल। क्या फॉर्मूला हमारा? डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, यही बेसिक है। फिर डेल टीबी निकालने के लिए आप क्या करोगे? टीबी माइनस टीबी नॉट, कि टीबी नॉट माइनस टीबी। सही है। अरे एलिवेशन हुआ है ना, मतलब अकेला जब सॉल्वेंट था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, सॉल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू के भी आपको दिया हुआ है 2.53, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो N2 अपन निकाल लेंगे ना। अच्छा N2 नहीं, अपन तो उसको भी चेंज करने वाले हैं ना। क्या हो जाएगा N2 की जगह? W2 अपॉन M2। तो ये हमें नोन है, ये भी नोन है, ये निकालना है, और ये दोनों नोन है। हो जाएगा ये भी। मेरे ख्याल से शायद क्लास में किए हैं, पता नहीं। अच्छा वैल्यूज अलग अलग होंगी। हाँ ये वाला क्लास में किए हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला प्रोटीन वाला क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्लास में किए थे। ये डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन था ना, वांट ऑफ फैक्टर का। अरे देखो सही में किए क्या, है ना। इसका आंसर आप लोग का वो आ रहा था 99.2% अल्फा का वैल्यू। आपको क्या निकालना पड़ा था? व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन। यही था ना क्वेश्चन लास्ट क्लास का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये इसको करना है। चलिए, क्या समझ नहीं आया?
ये वाला। अरे देखो इसमें अपन क्या किए थे, आपको क्या क्या दिया है, W2 दिया हुआ है 2 ग्राम, बेंजोइक एसिड बोल दिया, मतलब आप M2 ऐसे भी निकाल सकते हो ऐड करके सबको, जो कि कितना रहा था 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, 25 ग्राम बेंजीन में ऐड किए, मतलब सॉल्वेंट आपका कितना है 25 ग्राम। ठीक है, शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस मच, यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिग्री से कम हो गया, 1.62 केल्विन से कम हो गया, राइट। 1.62 केल्विन इज डेल टीएस। केएफ भी आपको दे दिया है, केएफ इज 4.9 केल्विन केजी पर मोल। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर, आपको निकालना है अल्फा। ठीक है, तो पहले जो गिवन डेटा है ना इतना, इससे हमने M2 का कैलकुलेशन किया, जो कि एबनॉर्मल आएगा। क्यों एबनॉर्मल आएगा, क्योंकि जो हमारा M2 का फॉर्मूला है उसमें कहीं भी हमने अभी तक एसोसिएशन और डिसोसिएशन कंसिडर नहीं किया था, जबकि हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी ना कि अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, डाले 100 थे दिखेंगे 50 या 25, जो भी है, जैसा भी एसोसिएशन कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो मोलर मास बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। 122 इसका आंसर नहीं आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो क्या आ रहा था इसका आंसर, दैट वाज कमिंग आउट टू बी, इसका डबल से थोड़ा कम आ रहा था ना, कितना 200, 243 की 242, क्या 242, 242 ग्राम पर मोल आ रहा था, जो कि क्या है एबनॉर्मल मास है। सुन रहे हैं क्या, दिस इज एबनॉर्मल मास। एबनॉर्मेलिटी समझ में आई थी कि नहीं, कि एबनॉर्मेलिटी क्यों हो रही थी मास की, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम या ज्यादा हो रहे थे, उसके कारण प्रॉपर्टी चेंज तो मास चेंज। ठीक है, अब देखिए ये मास एबनॉर्मल वाला है और ये तो अपन निकाल चुके नॉर्मल मास, क्योंकि हमें सॉल्यूट का नाम दिया हुआ था, तो हमने वैसे ही ऐड किया, सब जितने कार्बन थे उसके मास ऐड कर दिए, जितने हाइड्रोजन थे उसके मास ऐड कर दिए, जितने ऑक्सीजन थे उसके मास ऐड कर दिए, आपके पास आया 122 ग्राम पर मोल। ये करेक्ट वाला है, पर जो आपने ऑब्जर्व करके निकाला वो गलत है। तो इससे हमने क्या निकाला था, आई। क्या था आई का फॉर्मूला, हाँ, नॉर्मल मोलार मास यानी कि 122 अपॉन एबनॉर्मल यानी कि 242। तो ये आ रहा था आपका 0.504, ये आई का वैल्यू आया एक। ठीक है, अब आई का एक और वैल्यू निकालेंगे यूजिंग आफ्टर एसोसिएशन एंड बिफोर डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला। उसके लिए हमने क्या लिया था अब अपन डाइमर बना के दिखा रहे हैं कि ये जो दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल थे, ये जो दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल थे, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद डाइमर बन गए। डाइमर मतलब दिखने में वो एक है, दो डाले थे पर एक दिख रहे हैं, पर ऐसे कितने दो मिलके एक बने नहीं पता। आपने 100 मॉलिक्यूल ऐड किए, पर उनमें कितने मिल करके पेयर बनाते जा रहे हैं हमें नहीं पता। वही तो पूछा आपसे, डिग्री ऑफ या परसेंटेज एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालोगे इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज एसोसिएशन आ जाएगा। तो हमें अल्फा ही तो निकालना है, हमें नहीं पता कितने मोल डालने, मतलब कितना हमने डाला उसमें से कितने एसोसिएट होंगे। तो अपन ने उसको क्या मान लिया था कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड। नहीं पता है तो मानेंगे ना कुछ बाद में निकालेंगे एक्स का वैल्यू। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड। शुरू में लेट से आपने 1 मोल डाला, अब 1 मोल में से कितना मोल हो रहा है एसोसिएट हमें नहीं पता, 0.5 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.9 मोल भी एसोसिएट हो सकता है। तो अपन ने एक्स ले लिया, इनिशियली 0 है, अब चालू हुआ एसोसिएशन होना। ठीक है, तो आपने माना है कि एक्स मोल एसोसिएट हो रहे हैं, तो अल्फा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। हमने क्या लिखा था, अल्फा क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन। हमने कितना माना एसोसिएट हो गए हैं एक्स, और लिया कितना है 1 मोल, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया अल्फा, मतलब अल्फा मोल एसोसिएट हुए हैं। ठीक है, तो बचे कितने 1 माइनस अल्फा। अभी भी वो बेंजोइक एसिड जो एसोसिएट नहीं हुए वो कितने बचे, 1 माइनस अल्फा मोल बचा है। और ये कितना बनेगा अल्फा बाय 2। ये अल्फा बाय 2 क्यों हुआ, क्योंकि अल्फा मोल जब एसोसिएट हुए तो एसोसिएट होने के बाद तो आधे हो गए ना। मतलब सोचिए अगर 40 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए होंगे तो अब दिख तो 20 ही रहे हैं, यानी कि हाफ हो गए। तो अगर अल्फा मोल्स एसोसिएट हुआ है तो ये कितने बनेंगे अल्फा बाय 2। समझ में आया ये।
अब यहां से हम आई का एक और वैल्यू निकालने वाले हैं। आई क्या होता है? आई इज द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। अगर ये क्वेश्चन डिसोसिएशन का होता तो हम बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन बोलते, बट क्योंकि ये क्वेश्चन एसोसिएशन का है तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन कितना बच रहा है? देखो 1 माइनस अल्फा, ये वाले बचे हैं, और ये वाले डाइमर वाले बचे हैं, मतलब डाइमर वाले बने हैं अल्फा बाई 2। ये हो गया आफ्टर एसोसिएशन वाला, और बिफोर एसोसिएशन कितना है? 1। तो ये आ गया। आई आप पहले ऊपर निकाल चुके हो, तो यहां पे पुट करिए, और अननोन क्या है आपका? अल्फा। अल्फा निकल जाएगा, जो कि कितना आ रहा था? 0.992। तो ये तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हुआ। परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है तो आपने इसी को इंटू 100 कर दिया था, तो दैट वाज कमिंग आउट टू बी 99.2% एसोसिएशन हुआ है। मतलब जितना भी आपने ऐड किया ना मोल, जितना भी आपने C6H5COOH डाला होगा, उसमें से 99.2% मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के डाइमर बना लिए। ओनली 0.8% C6H5COOH अभी भी अकेले हैं। बाकी सारे के सारे दो दो मिलके क्या बना लिए? पेयर बना लिए। एसोसिएशन हो गया उनका। और यहां पे एसोसिएशन किसके कारण होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखा था हमने एसिडिक एसिड का, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखाया था। COOH COH दोनों ऐसे जोड़ रहे थे आपस में, तो दैट वाज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डिसोसिएशन का क्वेश्चन है। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.13 है लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से, और जो पुरानी एडिशन यूज कर रहे होंगे जिनमें पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट भी दिया हुआ है, उनका ये चैप्टर नंबर 2 है, तो ये 2.13 एग्जांपल हो जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या क्या दिया है आपको। 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for this strength of acid was 0.0205 degrees Celsius. Calculate the Van 't Hoff factor and the dissociation constant of acid. यहाँ अल्फा निकालने नहीं बोला है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? Ka, Kb नहीं, वो तो Kb तो बेस के लिए होता है ना, एसिड के लिए अपन क्या नाम देते हैं उसको? Ka। एक एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा सा 11th का ही टॉपिक है ना। Ka क्या था? देखिए CH3COOH ब्रेक होता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में पानी में डालने के बाद, राइट? इसके लिए K कैसे लिखते थे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका कंसंट्रेशन ऊपर इनटू इसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इन दोनों का कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इनमें ये जो है ये प्योर लिक्विड है, H2O प्योर लिक्विड है, बाकी ये सारे एक्वस सॉल्यूशन है। ये एसिडिक एसिड भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी सब एक्वस सॉल्यूशन में ही बने हैं, ये बट प्योर लिक्विड है। याद है, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का हम ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानते थे, वहां सिंप्लिसिटी के लिए अपन 1 ले लेते थे, है ना, वरना क्या होता है? कांस्टेंट। ये चला जाएगा इधर, K इंटू H2O विल बी इक्वल टू जो बचा कुछ है CH3COO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव अपॉन CH3COOH। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट वाज अ न्यू कांस्टेंट, उसका नाम दिया था अपन Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो निकालेंगे अपन अल्फा की हेल्प से ही। पर हमारे इस क्वेश्चन में Ka तक जाना है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अल्फा निकाल करके रुक गए थे अपन, Ka निकालने नहीं बोला था हमको, बट यहां पर हमें अल्फा के बाद Ka भी निकालना है। वहां पे Ka निकालने बोल भी नहीं सकता, वहां पे डिसोसिएशन नहीं हो रहा था, वहां पे तो एसोसिएशन हो रहा था। यहां हो रहा है डिसोसिएशन, तो आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka भी निकालना है। ठीक है, चलो पहले तो लिख लो क्या क्या गिवन है आपको। 0.6 ml दिया है आपको एसिटिक एसिड, है ना, और क्या दिया हुआ है? उसकी डेंसिटी दे दिया है, वॉल्यूम है वो, और वो डेंसिटी है ना, हाँ, ताकि मास निकाल सको। डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो इस क्वेश्चन और इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है समझना। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास पहले से दिया हुआ था 2 ग्राम, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में डाल दिए, ये चीज पहले से दी हुई थी ना। बट यहां पर आपको ना CH3COOH का डायरेक्टली मास नहीं दिया है, नहीं दिया तो क्या हुआ? वॉल्यूम और डेंसिटी तो दिया है, तो उनकी हेल्प से मास निकाल सकते हो ना। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप यहां बढ़ गया है, बट वो भी कोई ज्यादा टफ स्टेप नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू
मास अपन वॉल्यूम, आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करो, आपको मास मिल जाएगा। तो अपन प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे फिर कि मास दिया हुआ है सॉल्यूट का। इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ये आपका सॉल्वेंट है। जल्दी निकालिए पहले मास कितना आ रहा है एसिटिक एसिड का। 0.6 ml को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.06 से। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, कितना आ रहा है 0.636। ठीक है, ये एक स्टेप आपको अभी एक्स्ट्रा लेना पड़ा है ना। डेंसिटी होता है आपका मास अपन वॉल्यूम, तो यहां लिख देंगे मास ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि W2, ये W2 है ना, इज इक्वल्स टू कितना करेंगे आप 0.6 ml को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1.06 ग्राम पर ml से। ml ml कैंसिल, आपका आंसर वैसे भी ग्राम में आएगा, मास निकाल रहे हो। कितना आया बोले आप लोग 0.636 ग्राम। 0.636 ग्राम। ये चीज पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट दी हुई थी। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, बट यहां पे वो नहीं दिया है, तो मास निकालना आता है हमें। ठीक है, चलो और क्या क्या दिया हुआ है लिखो। मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम लिख लो, या 1 kg लिखो। W1 इज 1000 ग्राम। W1 इज 1000 ग्राम। ठीक है, और आपको ये डेल टी एफ दिया हुआ है। डेल टी एफ कितना है 0.0205। 0.0205। हाँ, बट तो केल्विन में भी वैल्यू तो सेम ही होगी ना, क्योंकि आप देखो केल्विन में आप 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ाओगे तो केल्विन में भी 1 डिग्री ही बढ़ता है। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में करोगे तो कितना होगा 300, और अगर 28 डिग्री होगा तो 301 होगा। मतलब दोनों में 1 1 डिग्री ही तो फर्क हो रहा है ना। मतलब आप इसको केल्विन में भी ले लोगे तो सेम ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो डेल टी एफ डायरेक्टली लिख लो। डेल टी एफ कितना दिया हुआ है आपको 0.0205। केल्विन भी लिखोगे तो करेक्ट है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इतना डेटा से वो निकालेंगे क्या नॉर्मल मास, जैसे अपन पिछले बार निकाले थे 242 कुछ आ रहा था ना, वैसे इसमें भी आप नॉर्मल मास निकालिए। एसिडिक एसिड का नॉर्मल मास आएगा। आपको नॉर्मल मास पता है कितना होता है इसका 24 62 ना, नहीं कितना 24 प्लस 32 प्लस 4, कितना होगा ये 60। 60 होगा, ये इसका नॉर्मल मास है। अब नॉर्मल आप फॉर्मूले से निकालेंगे जैसे अपन ने पीछे किया था। निकालिए, इक्वेशन क्या है अपना डेल टी एफ का, M2 निकालने वाला। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू, अच्छा के एफ दिया नहीं है ना, लिख लो के एफ का वैल्यू। के एफ इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। वाटर का के एफ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। के एफ 1.86 केल्विन केजी पर मोल। निकालिए M2 कितना आएगा। 60 से बड़ा आएगा कि 60 से छोटा आएगा, छोटा आएगा। वहां देखो ना, वहां बड़ा आ रहा था, एसोसिएशन में था। यहां डिसोसिएशन हो रहा है तो छोटा हो जाएगा मास, बिकॉज अब एसिडिक एसिड CH3COOH नहीं रहा, वो बन चुका है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। मतलब वो टूट चुका है ना, तो उसका मास कम हो जाएगा। अरे यही वाला डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम की जगह आप डालोगे वही W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। 1000 भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी मास 1 लीटर मतलब 1 kg होता है। पानी का 1 लीटर मतलब पानी का 1 kg, तो 1 ही दिया है। तो ये जरूरत ही नहीं है इन दोनों की, 1000 की और W1 की। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। पानी का 1 लीटर मतलब पानी का 1 किलो, और ऑलरेडी आपको सॉल्वेंट केजी में दिया है 1, तो 1000 की जरूरत नहीं है, और ये तो 1 ही दिया हुआ है, तो ये पूरा ही हट जाएगा। क्या बोलते हैं, यहां से निकाल लो M2। ये जो M2 आ रहा है गलत वाला है, मतलब एबनॉर्मल है। फिर यहां से अपन आई निकालेंगे नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल करके, जो कि ग्रेटर देन 1 आएगा।
आया कुछ? हाँ 57 आगे कमी आएगा डेफिनेटली, बट कितना वही। ये के एफ हो गया, M2 उधर चलेगा, डेल टी एफ नीचे आ गया, W2 ये यही सॉल्व कर रहे हो ना? पॉइंट्स हटा करके मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 57.7, 57.7 ग्राम पर मोल। और एक्चुअल मास कितना होता है? 60, है ना? ये जो आया ये क्या है? एबनॉर्मल मास। आप नॉर्मल मास निकाल लो। नॉर्मल मास कितना हो जाएगा? नॉर्मल मोलर मास ऐड करके निकालेंगे। 24 आपका हो गया कार्बन का मास, 4 हो गया हाइड्रोजन का मास, एंड 32 हो गया ऑक्सीजन का मास। दैट विल बी 60 ग्राम पर मोल। तो आई क्या होता है? आई इज नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। तो कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 57.7, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 60 अपॉन 57.7, 1.04 आ रहा है। हाँ वाह, 57.7 है ना, मैं 5 लिख दिया। 1.03 के बाद फिर शायद नंबर बड़ा आ रहा होगा 5 से। हाँ तो 1.04 हो गया ना। तो 1.04 ये आपने आई का वैल्यू निकाला। यहां तक क्वेश्चन पिछला जैसा ही है। सुन रहे हैं क्या? बस एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ा, वो है ये लाइन। एम आई क्लियर? बाकी वहां भी जो डेटा गिवन था उससे आपने एबनॉर्मल मास निकाला, यहां भी वही किए। फिर आई का वैल्यू निकाले नॉर्मल बाय एबनॉर्मल करके। वो एसोसिएशन था तो आंसर 0.5 आ रहा था, लेस देन 1। ये डिसोसिएशन है तो आंसर 1.04 आ रहा है, ग्रेटर देन 1। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू लेस देन 1 होता है और डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। एम आई क्लियर यहां तक? ठीक है। अब अल्फा निकालेंगे जैसे वहां किए थे। अल्फा तक क्वेश्चन सेम है, उसके बाद अपन को के लिए एक स्टेप और करना है। करिए, अल्फा भी निकालो। बिफोर एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगा के कैसे करेंगे? अब हमारा इक्वेशन क्या होगा? देखो यहां पर, वहां क्या था? 2 बेंजोइक एसिड मिलके एक बन रहे थे ना। यहाँ पे एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है। तो एसिडिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है? CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। अरे एसिड है ना, तो अपने एनायन और कैटायन उसका क्या बनेगा? कैटायन विल बी H पॉजिटिव। तो उसका देखो इक्वेशन कैसा रहेगा? CH3COOH डिसोसिएट्स इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। समझ रहे हैं क्या? अब ये रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि अपन ये पढ़े हुए हैं। वहां डाइमर तो लिख दिया था, डाइमर की आपको पता चलेगा ना कि कैसे कितने मॉलिक्यूल मिलके एक बन रहे हैं, तो वहां लिख दिया था डाइमर। तो यहां लिख दिया कि डिसोसिएट, और इसका डिसोसिएशन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अपन पढ़े हैं क्लास 11th में कि हाउ अ वीक एसिड डिसोसिएट्स, उसका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन करता है। ठीक है, चलो फिर क्या किए थे वहां पे, जल्दी याद करिए। इसको 1 माने थे, फिलहाल 0 माने थे। फिर क्या बोले थे? पता तो है नहीं कितना परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है, तो क्या लिए थे? एक्स। लेट एक्स मोल ऑफ CH3COOH गेट डिसोसिएटेड। तो बचेगा कितना? 1 माइनस एक्स। और बनेगा कितने? एक्स एक्स। ये समझना जरूरी है क्योंकि इसका एक टूटता है तो दोनों एक एक बनता है, दो टूटेगा तो दो दो बनेगा। तो अगर एक्स टूटा है तो एक्स एक्स बनेगा, तो एक्स और एक्स बने। पर ये एक्स क्या है? अल्फा। क्योंकि अल्फा क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन। तो x क्या आया? अल्फा। तो नेक्स्ट लाइन में x की जगह अल्फा लिख देना। अब आ जाएगा I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, पुट कर दो वैल्यू। क्या होगा ऊपर? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। देखो ना, चारों को तीनों को ऐड कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय 1। आई का वैल्यू पहले आप निकाल चुके हो 1.04। निकालो यहां से अल्फा कितना आएगा। यहां तक क्वेश्चन पिछला जैसा ही है, बस फर्क है एसोसिएशन और डिसोसिएशन का। फर्क है आई की वैल्यू का, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। अब एक्स्ट्रा जो हमें करना है वो करना है के ए निकालने के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कितना आ रहा है? 0.4, 0.04 आएगा। अच्छा, 1.04 माइनस 1 इज 0.4। 1.04 और 1.4 में अंतर है कि नहीं भाई? 0.36 का अंतर है। आ रहा है? ये एक एक अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अल्फा प्लस 1। उधर भेजोगे तो 1.04 माइनस 1 इज 0.04। देखो ना, सिर्फ 4% डिसोसिएशन हो रहा है। मतलब 100 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में मात्र 4 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, बाकी 96 वैसे के वैसे ही है। वैसे के वैसे मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही है, एसिडिक एसिड ही है। तभी तो वीक एसिड होता है एसिडिक एसिड। क्योंकि 100 में से अगर हर 100 में से 4 मॉलिक्यूल ही अगर H पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं तो बहुत कम H पॉजिटिव बन रहा है, और अगर H पॉजिटिव कम है तो एसिडिक नेचर भी कम होगा, वीक एसिड। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब निकालते हैं के। निकालना हमें क्या है? वांट ऑफ फैक्टर तो अपन निकाल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं पे हो गया था 1.04। पर वांट ऑफ फैक्टर के ही एक और फॉर्मूले से अपन ने अल्फा निकाल लिया। आगे बढ़े, के निकालना है। तो के लिए फिर सेम इक्वेशन ले रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। CH3COOH ब्रेक्स अप इनटू CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे अपन के निकालने के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, के कैसे निकालते हैं। ऊपर कंसंट्रेशन रहता है प्रोडक्ट का और नीचे कंसंट्रेशन रहता है रिएक्टेंट का। तो यहाँ कंसंट्रेशन लेना है अपन को, यानी कि मोल पर लीटर। तो अपन कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ये C मोल पर लीटर है। शुरू में अभी ये नहीं बना है तो 0 0। ठीक है, अब अगेन वही अल्फा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए तो ये अल्फा और अल्फा बनेगा। कितने में से हुआ? एक्चुअली अल्फा अल्फा नहीं बनेगा, रुको एक सेकंड। अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी। अब सी लिया ना मैंने वहां पे, यही आएगा एक्स। अभी तक अपन वहां पे 1 लिए थे तो एक्स बाय 1 ले रहे थे, तो एक्स वॉज कमिंग आउट टू बी अल्फा। पर अब क्या आएगा? एक्स का वैल्यू अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी यानी कि सी अल्फा। तो अगर सी अल्फा डिसोसिएट हो गए तो बचे कितने? सी माइनस सी अल्फा। और बने कितने? सी अल्फा सी अल्फा। देखो बस एक ही फर्क है, पिछले बार हमने 1 ले लिया था तो आप यहां सब जगह 1 रखो ना, तो ये 1, ये भी आपका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। सी की जगह 1 डाल दूंगा तो पिछला वाला ही आ जाएगा पूरा। है मैं क्लियर? ठीक है, अब यहां से निकाले के। व्हाट इज के? सी अल्फा प्लस नहीं इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। ये अपन ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ते थे, उसमें पूरा इक्वेशन निकाले थे इसी का। ठीक है, चलो पीछे नहीं जाते, वापस आ जाओ इसी में। सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ब्रैकेट में कॉमन निकाला ना मैंने, एक एक सी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें करना क्या है? बस सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा करना है। ठीक है, जिसको आप चाहो तो नीचे वाले में 1 माइनस अल्फा को 1 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्फा तो 0.04 है, अल्फा निकाले ना अभी, तो अप्रोक्सीमेटली आप उसको 1 ही लिख सकते हो। मतलब 1 माइनस 0.04 अप्रोक्सीमेटली 1 लिखा जा सकता है। आपके पास अल्फा है ऊपर, सी क्या है? व्हाट इज सी हियर? कंसंट्रेशन, मतलब मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। तो आपको एसिडिक एसिड का मोल पर लीटर नहीं दिया है ना, पर अपन मास तो निकाले अभी। डेंसिटी दिया है एसिडिक एसिड का, कितना दिया डेंसिटी? 1.06 ग्राम पर
ml, और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था? 0.6 ml. मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही होता है ना? ओके, N2 को मैं W2 बाय M2 लिख सकता हूं, मोल्स को कन्वर्ट किए मास में, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू V. ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या हम डेंसिटी लिख सकते हैं क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? हाँ, M2 इंटू, नहीं इंटू को करें, डिवाइड करेंगे ना. देखो ना, मैंने इन दोनों को रिप्लेस किया है. मास ऑफ एसिडिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिडिक एसिड इज डेंसिटी ऑफ एसिडिक एसिड. हाँ या ना? मैं यहां से डायरेक्टली मोलैरिटी निकाल रहा हूं. एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं कि मोलैरिटी और डेंसिटी में भी रिलेशनशिप होता है. देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी. तो वो यही है. मोलैरिटी मोलैरिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास. तो अगर आप एसिटिक एसिड की डेंसिटी में डिवाइड कर दो 60 को, तो उसका मोलैरिटी आ जाएगा, क्योंकि उसका मोलर मास कितना होता है? 60 होता है ना. और आप ऐसे भी देखो ना कि यहां पे क्या हुआ है, आपको यहां पे क्या दिया हुआ है? ग्राम पर एमएल है, और मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल. इसका यूनिट क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो यूनिट क्या आएगा? मोल पर एमएल. तो मोल पर लीटर ही तो आपका मोलैरिटी होता है. डेंसिटी अपॉन मोलर मास, डेंसिटी अपॉन मोलर मास इज योर मोलैरिटी. एम आई क्लियर? चलो कर लो तो. दोनों को डिवाइड करो, आपका सी आ जाएगा. अल्फा आपको पता है, बस अब वैल्यू पुट करना है, यू विल गेट द आंसर. C इज इक्वल्स टू D बाई V. कितना आएगा? 0.0106 आ रहा है. 0.0106. हाँ, 07 आ रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. 0.0107, यही बोल रहे हो ना? ठीक है. तो अब आपका सी का वैल्यू आ चुका है, अल्फा का वैल्यू आपने निकाला हुआ है 0.04. तो के आ जाएगा. व्हाट इज के? इज इक्वल्स टू 0.0107 इंटू अल्फा स्क्वायर इज 0.04 का होल स्क्वायर. नीचे का नेग्लेक्ट करोगे तो चलेगा. तो फाइनल आंसर आएगा आपका के का. सॉल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई तो करना है बस. अब ये आएगा 1.76 इंटू 10 to the power -5. दिस द आंसर. के 1.76 इंटू 10 to the power -5. ये मैं डी बाई वी लिख दिया हूं, सॉरी. डी बाय एम, मोलर मास ना. सी मतलब कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, डेंसिटी अपॉन मोलर मास. ठीक है. चलिए एक्सरसाइज में आ जाओ. क्वेश्चन नहीं लिखेंगे एक्सरसाइज का, पर क्वेश्चन नंबर डालते जाना कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं. जो कर रहे हैं अपन यहां पर सॉल्व करेंगे, और जिसका हिंट दूंगा वो आप लोग घर पर सॉल्व करना. अभी तो एसएसटी चल रहा है.
हो गया, बढ़ो आगे। चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेशन वगैरह वो तो हटा दिया मैंने, न्यूमेरिकल करते हैं सीधा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 98% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन। हाँ मतलब उसको 100% करेंगे तो 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है एंड 32 ग्राम वाटर है। What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.50 gram per ml? वॉल्यूम निकालने के लिए दिया डेंसिटी। तो क्या करेंगे पहले अपन, सबसे पहला काम होगा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लेंगे, 100 ग्राम। तो उसमें मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना हो जाएगा, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 कितना हो जाएगा, 68 ग्राम। ठीक है, ये मास से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं नाइट्रिक एसिड का, लगेगा मोलारिटी, मोलारिटी निकालना ना आपको। तो मोलारिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मोलारिटी, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ये निकालने के लिए तो लगेगा ना, हाँ कितना आ रहा है 63। मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास इज 1 प्लस 14 प्लस 48, दिस विल बी 63 ग्राम पर मोल। तो निकालो इसका नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या भाई, क्या करूं, हाँ 68/63 की 63/68, 68/63 है ना, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो 68/63 ये नंबर ऑफ मोल आ गया। बचा क्या, वॉल्यूम, ये निकालिए ना ऊपर वाला। ये कोई डाउट है किसी को, जल्दी पूछिए। अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया था उसको पहले मास में कन्वर्ट किए और फिर मास को मोल में कन्वर्ट किए। डायरेक्टली मास दिया रहता तो मास को डायरेक्टली मोल में कर देते, परसेंटेज दिया तो एक स्टेप बढ़ गया हमारा। और फिर मैंने क्या बताया था आप लोगों की, अगर परसेंटेज में चीजें दी होंगी तो सबसे पहले आप 100 ग्राम कंसिडर कर लेना। अगर 100 ग्राम आपने मास मान लिया पूरे सॉल्यूशन का, तो उसमें 68% क्या है बाय मास, नाइट्रिक एसिड। बचा हुआ 32 ग्राम क्या है, पानी। समझ आए क्या, वैसे भी कंसंट्रेटेड एसिड है ना, कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड ज्यादा होता है पानी कम होता है, तभी वो कंसंट्रेटेड कहलाता है ना। आप डाइल्यूट बनाने के लिए उसमें पानी ऐड करते हो। आप लोग बताओ ना, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1.07 मोल। ठीक है, न्यूमरेटर आ चुका है, डिनोमिनेटर कहां से निकालोगे, इससे। आपको डेंसिटी दिया है ना सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा डेंसिटी से। तो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी, 1.504। व्हाट इज मास, आपने मास कितना लिया था सॉल्यूशन का, 100 ग्राम, तो निकल जाएगा वॉल्यूम। पर ये वॉल्यूम ml में आएगा, आप उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर देना और फिर डिवाइड कर देना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, V 100 अपॉन 1.504। ये आपका V आएगा। पर ये आंसर ml में आएगा, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो लीटर्स। यहीं पे आप 1000 से डिवाइड कर दो तो वो पॉइंट पूरा हट जाएगा। सुन रहे हैं, अगर आप यहीं पर इसको V इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1504 करोगे ना, तो आपका आंसर लीटर में ही आएगा। आपको, आपने इसी को 1000 से डिवाइड कर दिया, तो वो 1000 जो डिवाइड हुआ वो इससे मल्टीप्लाई होकर के पॉइंट हट गया ना पूरा। समझ गए, ये कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट एक और जीरो आएगा शायद, है ना, 0 पॉइंट एक और जीरो, फिर 10,000 आएगा ना, तो 0.06 आएगा शायद, 190, 0.06 आना चाहिए, 0.0665 लीटर, 0.0665 लीटर्स। बस अब दोनों को डिवाइड कर दो, ये रहा आपका नंबर ऑफ मोल, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू 1.07 डिवाइडेड बाय 0.0665। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आंसर क्या ग्रेटर देन 1 रहेगा कि लेस देन 1,
ग्रेटर आप नीचे ऊपर 1 है और नीचे 0.00665 है, तो आंसर डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा। कितना आएगा बताओ, एटलीस्ट पहला 2 डिजिट बताओ क्या आएगा आंसर इसका। 10700 डिवाइड बाय 665 है ना। 107, क्या कर रहा हूँ, 10700 डिवाइडेड बाय 665, कितने बार में जाएगा ये? एक बार में, एक बार में 665 जाएगा ना। रिमाइंडर होगा आपका 5, 0 एंड 3। एक जीरो और नीचे ले आओ। 6 5 में तो पार हो जाएगा ना। अच्छा नहीं, ये 4 आएगा, सॉरी, ये 4 होगा ना। अरे इस यहाँ तो इससे बोरो ले लिया ना इससे, तो ये इससे लेगा तो 10 - 6 4 होगा ना। हाँ अब बताइए 4050 कितने बार में जाना चाहिए अप्रॉक्स? 6, हाँ 6 6 36, 7 में तो पार हो जाएगा, तो 6 टाइम मतलब 16 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर, है ना। 16.23 आ रहा है, 16.23 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, या सिंपली कैपिटल एम। भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप लोग को, बाकी कोई टफ नहीं है, सिर्फ जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है। बाकी आपने क्या किया देखो, स्टेप समझना। जो 68% बाय मास दिया था, पहले आपने उस परसेंटेज को मास में कन्वर्ट किया बाय टेकिंग 100 ग्राम। 100 ग्राम क्यों लेते हैं, वो आसान होता है परसेंटेज से कन्वर्जन करना। आप 200 ग्राम मन करे तो 200 ग्राम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर उस 200 का 68% निकालना पड़ेगा आपको, बट 100 में नहीं करना पड़ता। 100 का 1% 1 होता है, 100 का 5% 5 होता है, वैसे ही 100 का 68% 68 होता है। एम आई क्लियर? तभी हम जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है, परसेंटेज बाय मास, सबसे पहला काम यही करो, पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम ले लो, तो उसमें से 68 ग्राम क्या है, सॉल्यूट। 32% यानी कि 32 ग्राम है सॉल्वेंट, कंसंट्रेटेड एसिड है, तो सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम है। ठीक है, फिर मास को मोल में कन्वर्ट कर दिए, ये भी अपन सीखे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल। मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले से साइड में लिख लेना, क्या होता है मोलैरिटी निकालना आपको, मोलैरिटी है ना भाई, तो मोलैरिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अपन को ये दोनों चीजें निकालनी है कैसे भी करके, तो ये अपन निकाल लिया मोल पर नंबर ऑफ मोल्स। अब आते हैं सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, पर क्या दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपन ने शुरू में ही लिख दिया था 100 ग्राम है सॉल्यूशन, तो 100 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए 100 अपॉन दिस, पर ये एमएल में आएगा आंसर, उसको और 1000 से डिवाइड कर दिए तो लीटर में आ जाएगा आंसर। ये वाला जो आंसर है ये एमएल में है ना, आपने 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो लीटर हो गया। ठीक है, और फिर उसका जो भी आंसर आया ये वाला, इसको आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पुट कर दिए दोनों को, 1.07 डिवाइड बाय 0.0665, तो ये आपका मोलैरिटी आता है आंसर। हाँ कुछ और आ रहा है क्या, 16.09, ठीक है चलेगा, 16.09 अपन ने कुछ अप्रॉक्स किया था क्या। हाँ नाइट्रिक एसिड बाय, तो 100 ml ले लेते उसको, तब तो फिर वॉल्यूम अपन पहले से ले लिए ना 100 ml, तो फिर हमको ये सब नहीं करना पड़ता डेंसिटी का यूज। ठीक है, अगर बाय मास दिया तो 100 ग्राम ले लिए सॉल्यूशन का, और अगर वॉल्यूम दिया तो 100 ml ले लो सॉल्यूशन का, तब तो फिर आपके पास ये पहले से ही आ गया, 100/1000 कर देना, बस ml को लीटर में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, बट वैसा बहुत कम है देगा, क्योंकि हमें मास चाहिए, मास को तो मोल में कन्वर्ट करोगे ना। फिर एक काम क्या बढ़ेगा पता है, आप इस डेंसिटी से मास निकालोगे। अभी आपने डेंसिटी से वॉल्यूम निकाला, फिर आप क्या निकालोगे, डेंसिटी से मास। देखिए आपने क्या बोला कि सर 100 ml सॉल्यूशन है, यानी कि 68 ml नाइट्रिक एसिड है, ये हो गया नाइट्रिक एसिड का वॉल्यूम। नाइट्रिक एसिड का आपको डेंसिटी पता है, तो मास तो निकालना ही पड़ेगा ना, तब तो आप ऊपर का मोल कैलकुलेट कर पाओगे, बिना मास के मोल कैसे आएगा, समझ गए क्या। तो वहां पर ने क्या किया, एमएल को मास में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी का यूज किया, मास आ गया,
फिर मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। मतलब ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा, ये स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। अगेन ये उसके जैसे क्वेश्चन अभी जो पीछे अपन देखे, बस वहां पे क्या था हमारा सॉल्यूट नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे ग्लूकोज है। वहां पे था 68% बाय मास, यहां पे है 10%। वॉल्यूम डेंसिटी अभी भी आपको दे दिया यहाँ पे 1.2 ग्राम पर एमएल, इस क्वेश्चन में दिया था 1.504 ग्राम पर एमएल। सेम सोल्यूशन है इसका भी। और आपको क्या निकालने बोला है? मोलालिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है। हो जाएगा। हाँ, अब आप अगेन यहां पे कहां से चालू करोगे? 100 ग्राम सोल्यूशन है मेरे पास, तो उसमें 10 ग्राम है ग्लूकोज, 90 ग्राम है पानी। आ गया यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट 90, तो मोलालिटी के लिए तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ना नीचे। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मास बाय मास का, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू मतलब वेट बाय वेट का रेशियो, मास बाय मास का रेशियो। तो अगर आपने 100 ग्राम कंसिडर कर लिया तो 10 ग्राम हो गया ग्लूकोज और 90 ग्राम हो गया पानी। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ मोल्स में 10 बाय 180 करके, और इसको कर लो 90 बाय 18 करके। नंबर ऑफ मोल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। निकल गया N1 N2, इसको N1 बोलते हैं ना अपन, और इसको N2 बोलते हो, तो अब निकल जाएगा X1 X2, N1 अपॉन N1 प्लस N2 में 1 माइनस X1। क्यों निकालूंगा, क्यों मेहनत करेंगे, ये तो है ना, आ रहा है ना? ये हो गया मोल फ्रैक्शन का काम। अब आते हैं मोलालिटी पे। तो मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, तो आप निकाल चुके हो। 10 by 180 is the number of mole of solute upon mass of solvent in kg 90 ग्राम, 90 अपॉन हो गया केजी में कन्वर्ट। ये हो रही आपकी मोलारिटी। इसमें तो ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, जिसमें वहां पे पॉइंट पॉइंट में सब चीजें दी थी तो कैलकुलेशन ज्यादा था ना, यहाँ पे कैलकुलेशन है नहीं ज्यादा। और फिर मोलारिटी निकालने के लिए आपको डेंसिटी दिया है, मतलब यहाँ पे तीनों चीजें निकालनी है। मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, मोलारिटी हो गया। अब मोलारिटी के लिए क्या चाहिए आपको? 10/180 तो यही रहेगा। व्हाट इज दिस 10/180 आयुष? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 10 ग्राम ग्लूकोज था, 180 उसका, 180 कहां से आया? मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वो कहां से आएगा? डेंसिटी से। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपने पहले से 100 ग्राम लिया सॉल्यूशन का, तो 100, तो यहां से v निकल जाएगा जैसे अभी अपन ने निकाला, तो मोलारिटी भी आ जाएगी। बन जाएगा क्वेश्चन। इसका वैल्यू चाहिए मुझे आंसर। ये पूरा हिंट हो गया ना, पूरा मतलब पूरा सॉल्व भी हो गया, बस सॉल्व मतलब कैलकुलेशन पार्ट बचा है और क्या। ठीक है, a solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. मतलब आप दो चीजें मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हो, तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हाँ, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर अपॉन टोटल मास, है ना? इसको ट्राई करो। बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, हाँ, एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। तो इसका 25% निकालो और इसका 40% निकालो, कितना आएगा? 300 का 25% कितना होगा? हाँ, 1/4, 300/4। और इसका 10% 40, हाँ तो 160। तो इतना ही आप ऐड कर रहे हो एक्चुअली। 25% सोल्यूशन का 300 ग्राम यानी कि कितना हुआ? 75 ग्राम, और इधर का 160, ये दोनों मिलाकर ही हमारा सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, फिर दोनों का अलग अलग मास परसेंटेज निकाल लेना, सोल्यूशन का मास हो जाएगा। हाँ,
हाँ मतलब आप पहले क्या निकाल रहे हो, 25% ऑफ 300 जो कि आया 75 ग्राम, एंड 40% ऑफ 400 ये आएगा आपका 160 ग्राम। ये दोनों मिलाकर ही सॉल्यूशन बन रहा है। अब दोनों का अलग अलग मास परसेंट निकल जाएगा, एक का निकाल लो, दूसरे का 1 माइनस कर देंगे, 100 माइनस, सॉरी परसेंटेज है ना, फ्रैक्शन में 1 माइनस करते हैं, परसेंटेज में 100 माइनस। करो जल्दी से इसको, कितना आएगा बताना। 25% सोल्यूशन एंड 40, ये एक्चुअली ना दोनों के सॉल्यूट आए हैं पता है, 75 ग्राम और 160 ग्राम, ये दोनों का क्या है सॉल्यूट। 25% सोल्यूशन का वो दिया है ना कंसंट्रेशन, यानी कि उस सॉल्यूशन में 25% क्या है सॉल्यूट, बाकी 75% सॉल्वेंट, और इसमें भी 40% सोल्यूशन बाय मास बोल रहा है, मतलब अपन एक्चुअली दो सॉल्यूशन को मिला के एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो उन दोनों सॉल्यूशन के ये सॉल्यूट निकले हैं, ऐड करके कितना होगा ये 235 ग्राम। हाँ, और आपने मिलाया तो 300 और 400 है ना, तो टोटल मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का 700। डिवाइड तो 700 से करेंगे ना, 235 डिवाइडेड बाय 700, ये आपका मास परसेंटेज आ जाएगा सॉल्यूट का, सॉल्यूट का। और जो भी आएगा उसमें से 100 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा सॉल्वेंट का। समझे क्या, एक्चुअली दो अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नहीं मिला रहे हैं, दो सॉल्यूशन को मिला करके नया सॉल्यूशन बना रहे हैं। और उन दोनों सॉल्यूशन का 25% और 40% का मतलब क्या है कि इस 300 ग्राम में 25% सॉल्यूट है और बाकी 75% सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्वेंट है। और इधर भी 400 ग्राम में से 40% सॉल्यूट है और बचा हुआ 60% सॉल्वेंट है। ठीक है, देखो ना यहां लिखा है सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन। हाँ, इंटू 100 करेंगे ना, तभी आएगा आंसर वो। 33.3, 33.5%, और यहाँ 33 माइनस कर देना, दैट विल बी 66.5%। इतना सॉल्वेंट है और इतना सॉल्यूट है। मिक्सिंग तो आप 300 और 400 की कर रहे हो ना, तो टोटल सॉल्यूशन जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बन रहा है वो 700 ग्राम का है। ठीक है, पर वो दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 25% और 40% है। मतलब उस सॉल्यूशन में, उस 300 ग्राम सॉल्यूशन में 25% सॉल्यूट है, 75% सॉल्वेंट है, और उस 400 ग्राम वाले सॉल्यूशन में भी 40% सॉल्यूट है और 60% सॉल्वेंट है। दोनों को ऐड किए तो टोटल सॉल्यूट आ गया पूरे 700 ग्राम में, उसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट इज टोटल सॉल्यूट विच इज 235 ग्राम डिवाइडेड बाय 700 इंटू 100, आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आ गया, और 100 से माइनस कर देंगे तो 66.5% इज सॉल्वेंट का परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। हाँ, तो दोनों का अलग अलग निकाल दिए ना। ऐसे तो अगर आप मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोले तो 100% ही रहेगा, उसमें से दोनों का अलग अलग निकाल दिए इंडिविजुअल। ठीक है, मोलालिटी पढ़ो एक बार, क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतना ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इतना डेटा काफी है मोलालिटी के लिए। हाँ, क्या होता है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और सारा चीज तो दिया है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये 226 डिवाइडेड बाय इसको ऐड करके निकालो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। हाँ या ना,
और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर दो। यानी यहाँ क्या आएगा, कितना आएगा इसका मास, जल्दी निकालो तो 62 ना, तो ये हो जाएगा 2.6 अपॉन 62, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो ये मोलारिटी निकल गई, और मोलारिटी निकालने के लिए डेंसिटी दे दिया है, हो जाएगा ये भी। अभी जैसे वो ग्लूकोज वाला क्वेश्चन किए थे ना, मोल फ्रैक्शन निकाले थे, मोलारिटी निकाले थे और मोलारिटी, यहां भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालने बोलता तो निकाल लेते। दोनों का मास तो दिया ही है ना, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, और फिर x1 x2 निकल जाएगा, n1 अपॉन n1 प्लस n2, और x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसको भी ट्राई करेंगे ना। ये सब आपके 11th वाले ही कंसेप्ट है, मोलारिटी मोलारिटी, अभी तक अपन 12th वाले पार्ट में तो आए नहीं है, जहां पर अपन प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ाओ आगे इसको। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? हाँ, एक आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना इज 1 बार। उससे पहले आप केएच निकालोगे, वो जो ऊपर का डेटा दिया हुआ है ना आपको कि इतना ग्राम, और ये आपका 1 बार दिया हुआ, इससे आप पहले निकालोगे केएच, प्रेशर दिया है हाँ, और फिर दूसरे वाले के मास से अपन केएच तो आ जाएगा, केएच तो सेम होगा ना, केएच इज कांस्टेंट फॉर अ गैस, तो अगले वाले का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ट्राई करो उसको, 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये कितना ग्राम होगा आपका, जीरो, अगर -2 में कन्वर्ट करूंगा तो 0.656 इंटू 10 टू द पावर -2, और बाद वाला कितना दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। देखिए पहले बाद में बढ़ गया ना इथेन का ऊपर मास, जाहिर सी बात है प्रेशर आपका 1 बार से ज्यादा आएगा, P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। पहले आपका मास इथेन का इतना था ऊपर, अब इतना हो चुका है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, समझ रहे क्या, तो इससे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। करिए इसको, सॉल्व करिए। केएच, केएच को निकाल कर ही अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको। केएच का वैल्यू बता रहा हूं कितना आ रहा है, मास को ही ले लो ना, दोनों तो सेम चीज है, आप एक्स मास को ही लेके सॉल्व कर लो। पहले का प्रेशर देखो, 1 इज इक्वल्स टू के एच इंटू 6.56 इंटू 10 टू दावर -3, यहां से के एच आ जाएगा। ठीक है, फिर इस केएच को यूज करके आपको प्रेशर निकालना है। फर्स्ट केस के लिए तो प्रेशर आपको दिया हुआ है, देखो ये फर्स्ट केस है, जो पहली दो लाइन है ना ये वाली, इसके लिए आपको प्रेशर दिया है, केएच निकालना है, और एक्स की जगह मैंने मास ले लिया है, दोनों जगह मास ले लेंगे। फिर आपको केएच यहां से जो निकलेगा उसको यहां पुट करना, पी इक्वल टू क्या आएगा, केएच 1/6.56 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -2, बस ये आंसर है हमारा पार्शियल प्रेशर। और ये बड़ा हुआ आएगा क्योंकि अब ऊपर मास ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा ना, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। कितना आएगा प्रेशर बताओ, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाय 6.56 इंटू 10 टू द पावर पॉइंट, इसको सॉल्व करने पर आप लोग बुक रखे हो क्या, बुक में ये वैल्यू यही है क्या, देखो एक बार, 10 टू द पावर -3 ही है ना, और यहाँ पे 10 टू द पावर -2, हाँ ठीक है।
कितना आ रहा है देखो, अरे ये 10⁻³ है, ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा, और ये 10⁻² है, तो 10 बचेगा बस, तो 50 हो गया ना, तो 50/6.56 हो गया। फॉलो कर रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? 5 और 6.56 को ऐसे ही रहने दो, अभी पहले 10 को सॉल्व कर लो। क्या दिया ऊपर? 10⁻², और ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 10 बचेगा ना बस। तो क्या बचा फाइनली? 50/6.56। ये कितना आएगा? अराउंड 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखो प्रेशर आ रहा है ना ज्यादा, कितना? 7.62 बार। ठीक है, क्लियर है ये? बुक में क्या दिया हुआ ना, ये वाले में प्रदीप में 10⁻² लेके सॉल्व किया है, तो फिर ये तो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा मास हो गया ना ये वाला, तो ओवरऑल अब जो मास आएगा वो कम हो, मतलब ओवरऑल जो प्रेशर आएगा वो कम हो जाएगा। पर अभी तो हमारा मास ज्यादा है, 5 × 10⁻²। देखो ना, दोनों मैंने यहां लिखा है 10⁻² के पावर में, तो कौन सा बड़ा है? नीचे वाला। तो अब आपने अगर मास बढ़ा दिया ऊपर, तो उसके कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हेनरी का क्वेश्चन है। किसमें? नहीं नहीं, क्वेश्चन में 6.56 इंटू 10⁻² दिया हुआ है, पर यहाँ पे 6 पॉइंट आप लोग के एनसीईआरटी में 10⁻³ लिया है। ठीक है, तो अपन यही कर रहे हैं। एक बार फिर से समझना क्वेश्चन है ना। फर्स्ट केस में आपको क्या दिया है कि उस सॉल्यूशन के ऊपर, जैसे देखो ये आपका बीकर है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, इसके ऊपर इथेन गैस है C2H6। तो पहले केस में कितनी है? पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। यहां से जो प्रेशर आप, इतना इथेन के कारण इतना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो अब आपका जो मास ऑफ इथेन है जो ऊपर है वो बढ़ गया है, तो उसके कारण प्रेशर भी बढ़ेगा। तो पहले 1 बार था, तो अब कितना आ रहा है देखिए, 7.62 बार। तो फर्स्ट केस में अपन ने पहले केएच निकाला, और फिर केएच निकाल करके सेकंड केस में पी निकाल दिए, क्योंकि पहले केस के लिए तो पी दिया था ना, पहले केस के लिए पी भी दिया है और आपको मास भी दिया हुआ है, पर केएच नहीं दिया है। केएच तो कांस्टेंट होता है किसी भी गैस के लिए एट अ फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे तो केएच चेंज होगा। तो केएच हमने यहां से निकाल लिया, और फिर सेकंड केस में पी अननोन था, तो केएच की जगह केएच की वैल्यू पुट कर दिए, मास पुट कर दिए, तो आपका पी आ गया, जो कि ज्यादा आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि पहले मास कम था इसके ऊपर, अब मास बढ़ गया है। ठीक है, चलो लास्ट इसको करके एंड करते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट exerts a pressure of itna bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? An aqueous solution of 2% non volatile solvent, मतलब अगेन वही 100 ग्राम में से 2 ग्राम आपका सोल्यूट है, exerts a pressure of itna at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of the solute? आपका ये वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, लोअरिंग 2% आपने सोल्यूट ऐड किया, हाँ वो प्योर के लिए है, तो वो आपका 1.013 बार होता है ना। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट? M2 निकालना है। लिखे पहले वही, लेट अस कंसिडर, लिखो लेट अस कंसिडर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, लेट अस कंसिडर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो उसमें 2% अपने सॉल्यूट ऐड किया है, तो लिख लो नीचे, मास ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 98 ग्राम, लिख लो नेक्स्ट लाइन में, मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम हो गया, 2 ग्राम सॉल्यूट का मास हो गया, और 98 ग्राम आपका
सॉल्वेंट का मास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हमारा राउल्ट्स लॉ का वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पी नॉट माइनस पी एस या पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2। लिखिए फॉर्मूला, पी नॉट माइनस पी अपॉन या पी एस लिख लो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2, जिसको अपन क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1 प्लस n2। लिखिए n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2, और आपको दिख ही रहा है 2% है, बाकी 98% तो सॉल्वेंट है, तो n1 नीचे n1 प्लस n2 को अपन क्या लिख सकते हैं, n2 नहीं n1, फिर तो कैंसिल होके 1 ही हो जाएगा। ऊपर तो पहले से n2 है ना, और नीचे n1 प्लस n2 को क्या लिखेंगे, n1, बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन है। 2% ही सॉल्यूट है, बाकी 98% सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ ना, तो नीचे क्या कर दोगे, n2 बाय n1 लिखते चलो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n2 बाय n1, जिसको मास और मोलर मास में कन्वर्ट करिए, क्या क्या हो जाएगा, W2 बाय m2 अपॉन W1 बाय m1। हो गया। अब देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, 1.013 बार में, और अभी कितना हो गया है, 1.004, यानी आप ये समझिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 1.004 और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है 1.013 बार। ठीक है, यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो गया, W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन M1, ऊपर जाकर M1 ऊपर। ठीक है, तो डाल देते वैल्यूज क्या क्या है, 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाय 1.00 सॉरी 1.013। ये 1.013 कहां से आया, 180 एम, जिसको अपन बार में कन्वर्ट किए थे, बीच में एक बार किए थे 1 लाख कुछ लिखे थे किलो बार या बार में। ठीक है, W2 कितना है, W2 कितना है 2, और M1, M1 यानी कि M1 कुछ मास पानी कुछ एक्वस दिया है ना, 18 पानी है ना, एक्वस मतलब सॉल्वेंट पानी है, डिवाइडेड बाय M2 निकालना है, एंड W1 क्या है 98। ठीक है, अब निकल जाएगा M2, निकालिए, ये कितना होगा डिफरेंस, .009 होगा ना, 0.009 डिवाइडेड बाय 1.013, पॉइंट हटाई देना, 9/13 बचेगा उधर, और ये आपका 36 अपॉन 98 इंटू M2। फाइनली M2 देखो कितना आएगा, इधर लेके जाते हैं, इनको इधर ले आते हैं, तो दैट विल बी 1013 इंटू 36 अपॉन 98 इंटू 9, ये हो गया 4 टाइम्स में, और 49 टाइम्स में, 2 3 6 202 डिवाइड बाय 49, कितना आएगा फर्स्ट डिजिट, 4 टाइम्स में ही जाएगा है ना, 5 में तो आगे चला जाएगा, 4 5 तो 20 होता है ना, बट 49 है, तो 4 समथिंग कुछ आएगा आंसर, 41.35 41.35 ग्राम पर मोल, ये M2 का आंसर हो जाएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालने का फॉर्मूला है, ये है ना, RLVP इज इक्वल्स टू W2 M1 अपॉन M2 इंटू W1। समझ गया ना, बस ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी ना, कि नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 1.013, सॉल्वेंट डालने के बाद सॉल्यूट डालने के बाद प्रेशर कम हो गया, वो प्रेशर आपको दिया हुआ है 1.004।
है ना, वो तो सॉल्यूशन कहेंगे ना, देखो ना, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ इतना, मतलब ये क्या दिया हुआ आपको, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्योर वाटर का कितना हो जाएगा, 1.013 सॉरी, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू ये, फिर ये ठीक है। तो ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, इसके पहले के जो भी कैलकुलेशन वाले पार्ट है, जैसे ये तो पूरा हो गया क्वेश्चन, ये वाला भी हो चुका है, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे 1.8 का, और ये वाला भी हो गया था, इसका कैलकुलेशन छूटा हुआ है ना, मोल फ्रैक्शन निकालना है x1 x2, और मोलैरिटी का भी कैलकुलेशन बचा है, और मोलैरिटी का भी, यहां आपको ये अधूरा दिख रहा होगा बिकॉज आप डेंसिटी यूज करके वॉल्यूम निकालोगे, है ना, वहां मैंने लिखा ना डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी यूज करके वॉल्यूम निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आपका मोलैरिटी आ जाएगा ये भी, तो ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए पूरा 1.5, तो एक 1.5 हो गया, और आगे यहाँ पे कौन सा बचा था 1.8, है ना, 1.5 1.8, इन दोनों का कैलकुलेशन पार्ट करके आएंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस हम देखेंगे एक्सरसाइज के भी, और इसी में मैंने ना पीवाई क्यूज डलवाए हैं लास्ट में, देखिए एक बार, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके इस चैप्टर से एक पेपर में क्या क्या पूछा गया, तो ये एक एमसीक्यू, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन आप बता के जाओ तो क्या होगा, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द वैन ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज लेस देन 1, समझ रहे, तो एक एमसीक्यू आया है, उसके बाद एक असर्शन रीजन भी है इसका, ठीक है, और एक आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है शायद 31 का ए, इसमें और भी दिया हुआ है, ये और वाला पार्ट है 5 नंबर का, सॉरी, तो 5 और 2 7 हो गया ये, फिर ये अगला पेपर आ गया है, तो ऐसे टोटल 5-6 पेपर के क्वेश्चंस हैं इसमें, तो टोटल आप मान के चलिए कि 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आएगा, इसको बताओगे क्या, असर्शन रीजन, व्हेन NaCl is added to water a depression in freezing point is observed, करेक्ट है वो, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, करेक्ट लिखा हुआ है, उसका रीजन क्या होता है, अभी मत पढ़ो रीजन, कंफ्यूज हो जाओगे, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है, अब वो वेपर प्रेशर तक उसको पहुंचना है ना डिक्रीज होते होते, तो इसलिए वो बढ़ जाता है, ग्राफ याद है आपको कि हमने जो सॉल्वेंट ये ऐसा बनाया था, फिर इसको डिक्रीज करते करते ऐसा मिलाए थे, और इसको डिक्रीज करते करते पीछे हो गया था, यही तो है ना फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ, तो आप देखिए वेपर प्रेशर कम होने के कारण इसको इससे मिलने में टाइम लग गया, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बहुत डिप्रेस हो गया, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये है TF नॉट, और ये TF है, तो इसका मेन रीजन है वेपर प्रेशर का कम होना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट का भी मेन रीजन वेपर प्रेशर का बढ़ना है, सॉरी घटना है, सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर घट जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाता है, सॉल्यूट डालने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, दोनों का रीजन एक ही है कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, तो ये इसका करेक्ट रीजन है, और यही तरीका होता है असर्शन रीजन को सॉल्व करने का, पहले आप असर्शन पढ़ के ना रीजन मन में सोच लो, अगर आपको टॉपिक या उसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप रीजन सही सोचोगे, इसको रीड कर लोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये लिखा करेक्ट है, NaCl तो अंदर जाने के बाद डिसोसिएट होता ही है, Na प्लस और Cl नेगेटिव होगा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये कौन सा आंसर होगा इसका, बी, कि बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, समझ में आ रहा है क्या, तो जनरली ए और बी में ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका सही तरीका यही है कि आप असर्शन पढ़ के ना पहले रीजन मन में सोचिए कि इसका रीजन क्या होता है, फिर आप रीजन पढ़िए, तो इफ इट मैचेस विथ योर मन तो ए ऑप्शन है, अगर नहीं तो बी है, नहीं उसका तो एक ही रीजन है ना, नहीं है उसका और कोई रीजन ही नहीं है, अपन देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी RLVP पढ़े थे, और उसी को कैरी फॉरवर्ड किए बॉइलिंग पॉइंट में भी और फ्रीजिंग पॉइंट में भी, कि RLVP होता है यानी कि लोअरिंग हो जाता है वेपर प्रेशर का, इसलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और RLVP होता है यानी कि लोअर होता है वेपर प्रेशर, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, और दोनों को अपन ने ग्राफिकली वेपर प्रेशर से ही समझाया है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, उसका बड़ा बड़ा के कहां तक पहुंचाना है 1 atm तक, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या था, इट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहां पे बड़ा बड़ा के 1 atm तक पहुंचा रहे थे, यहां घटा के सॉल्वेंट तक लेकर आ रहे हैं कि वो कहां उसको टच करेगा, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट,
कहां उसको टच करेगा, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये किसका था, सॉल्वेंट का, और ये किसका वेपर प्रेशर था, सॉल्यूशन का, जो कि कम होता है सॉल्वेंट से हमेशा। तो रीजन तो वही है उसका, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको बचे हुए को करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और ये